ॐ नमः सिद्धेभ्यः जं जस्तजं निदेशे जीर्ण विहाणेन जं निकालं नादं जिनेन्द्रणीयदम् जम्मं वा अहवमरणं वा तं तस्ततं निदेशे येन विहाणेन तं मिकालं कोसकदिवारेदुम् इन्दो वातः जिनिन्दो वा व्यवस्थित की व्यवस्था को पिराने में लगे क्यों हो। अहो फिरते फिराने में कहो कोई फिरा क्या है। वृथा दुनिया के भोगों में जीवन खोने लगा क्यों है। अहो अब तो समझ चेतन वृथा पर में लगा क्यों है। अहो अब तो समझ चेतन वृथा पर में लगा क्यों है। अपनी चर्चा यहाँ पर क्रम नियमित अर्थात क्रमबद्ध पर्याय पर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें पूर्व में हमने चर्चा की थी कि जब हमारे शुभ अशुभ भाव भी हमारे अधीन नहीं हैं, तो फिर हम चक्रवर्ती, इंद्र पद आदि ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि वह चाहे शुभ परिणाम हो चाहे अशुभ परिणाम हो, कोई भी परिणाम हमारे अधीन नहीं है। हम पाप परिणामों को रोक कर बताएं और सम्यक दर्शन की पर्याय को प्रकट करके बताएं। सभी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन फिर क्यों नहीं प्राप्त हो रहा। तो इससे सिद्ध होता है कि चाहे शुभ परिणाम हो चाहे अशुभ परिणाम हो, वे हमारे अधीन नहीं हैं। इस प्रकार पूर्व में हमने चर्चा की थी। अब अपन एक और प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है। इस कथन का क्या आशय है? क्योंकि पूर्व में भी प्रश्न अपन ने उठाया था ना कि परिणामों की स्वतंत्रता का निर्णय करना हमारी इच्छा के अधीन नहीं। शुभ अशुभ भाव की तो हमने पूर्व में चर्चा कर ली थी कि वे हमारे अधीन नहीं हैं, लेकिन प्रत्येक परिणाम क्रमबद्ध में निश्चित है, इसका निर्णय करना भी हमारे अधीन है या नहीं। तो यहाँ ये कहते हैं कि वह निर्णय करना भी और क्रमबद्ध पर्याय का प्रत्येक परिणाम निश्चित है बिल्कुल। तो यही तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो गया। इसी को तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कहते हैं कि अगर हमने ये निर्णय कर लिया कि प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है, क्रम नियमित है, बस हो गया ना ये क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कि वो हमारे शुभ अशुभ भाव भी हमारे अधीन नहीं है। अब हम आज चर्चा करेंगे कि वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है। वस्तु अर्थात क्या? गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते थे, अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में परिभाषा है ये, वस्तु अथवा वस्तु, वस्तु मतलब जिसमें अनंत गुण वसे, जिसमें अनंत गुण रहते हैं, उसका नाम वस्तु है। तो मैं कौन हूं?
मैं एक वस्तु हूं ना। क्यों वस्तु हूं? क्योंकि मेरे में अनंत गुण बसते हैं, मेरे में अनंत गुण रहते हैं, इसलिए मैं भी एक वस्तु हूं। और द्रव्य गुण पर्याय की एक अखंडता, इसका नाम भी कैसा है? वस्तु है। संस्कृत में इसको वस्तु कहते हैं, हिंदी में इसको वस्तु कहते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है, अर्थात प्रत्येक द्रव्य का, गुण का और उसकी पर्याय का परिणमन सब कैसा है? स्वतंत्र है। इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या आशय है, इस प्रश्न पर अपन आज चर्चा करेंगे। जैसा हम चाहें वैसा करें, कहते ना, मेरी मर्जी। हम कुछ भी करें, मेरी मर्जी। हम गाड़ी चाहे जहां पार्क करें, वो हमारी मर्जी। हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें या नहीं करें, पेज वो नंबर। हमारी मर्जी। हाँ, ये ऋचा अभी इसका अपन जो पूर्व में अपन ने चर्चा की थी ना, पेज नंबर अपना इसका है, मतलब 17। जैसा हम चाहें वैसा करें, अर्थात उसकी इच्छा के अनुसार परिणमन हो, हम उसे कैसा है? स्वाधीनता मानते। हम स्वतंत्रता और स्वाधीनता किसको मानते हैं? कि हमारी इच्छा के अनुसार वस्तु का परिणमन हो, उसको हम स्वतंत्रता और स्वाधीनता मानते हैं। लेकिन परंतु वह नहीं सोचता है कि वस्तु के परिणमन में, वस्तु की व्यवस्था में वस्तु के परिणमन की इच्छा के अधीन हो गया। क्या कहा? अगर हमारी इच्छा के अनुसार वस्तु का परिणमन हुआ, तो फिर वस्तु तो कैसे हमारी अधीन हो गई। अतः वस्तु की स्वाधीनता, वस्तु मतलब जो द्रव्य गुण पर्याय की जो स्वाधीनता है और स्वतंत्रता है, वह कैसी है? खंडित हो जाएगी। हम चाहे कि हमारी वृद्धावस्था नहीं आए, और वृद्धावस्था हमारी आ जाती है, तो हमारी इच्छा के अनुसार अगर कार्य हो, तो विश्व की व्यवस्था ही नहीं बन सकेगी। तो फिर यंग व्यक्ति हमेशा यंग ही रहेगा, बालक सदा बालक ही रहेगा, वृद्ध सदा वृद्ध ही रहेगा। तो हमारी इच्छा के अनुसार वस्तु का परिणमन नहीं होता है। अगर हमारी इच्छा के अनुसार हो, तो वस्तु का परिणमन कैसा है? खंडित हो जाएगा। देखो, यहाँ और प्रश्न उठाते हैं। यह पहले भी कहा जा चुका है कि इच्छा के अनुसार कार्य होना वो वस्तु की स्वतंत्रता नहीं है, कि हमने इच्छा करी और कार्य हो गया, इसका नाम वस्तु की स्वतंत्रता नहीं है। अपितु वस्तु की तत्समय की योग्यता के अनुसार कार्य होता है। जो कार्य जिस समय होना हो, उसको बोलते तत्समय की योग्यता। उस सिंह को जब सम्यक दर्शन प्राप्त होना था, वो पर्याय, सम्यक दर्शन के पर्याय का प्रकट होना था, वह बोलते तत्समय की योग्यता उसको कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि वस्तु की तत्समय की योग्यता के अनुसार कार्य का होना ही वस्तु की स्वतंत्रता है। हमने क्या वस्तु की स्वतंत्रता मान रखा था? कि हमारी इच्छा के अनुसार कार्य हो, वह वस्तु की स्वतंत्रता है। और यहाँ एक कहती कि वह वस्तु की स्वतंत्रता नहीं है। वस्तु की स्वतंत्रता वह है कि वह तत्समय की पर्याय में जो पर्याय उत्पन्न होनी होगी, वही होगी। वह कैसा है? वस्तु की स्वतंत्रता है। वस्तु का परिणमन व्यवस्थित क्रम से पूर्ण निश्चित, पूर्व में भी हमने 4 पॉइंट्स पर चर्चा की थी ना। तो व्यवस्थित क्रम से पूर्ण निश्चित होने में ही वस्तु की स्वतंत्रता है।
अज्ञानियों को क्या लगता है? अज्ञानी की इच्छा सर्वज्ञ के ज्ञान के अधीन नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का परिणमन उसकी तत्समय की योग्यता के अनुसार ही होगा। हमारा पाप, पुण्य, परिणाम, स्वर्ग, नरक आदि गतियां सब अपनी योग्यता के अनुसार स्वकाल में स्वयं ही होते हैं। स्वर्ग जाना, नरक जाना, देखो श्रेणिक राजा को नरक आयु का बंध हो गया था ना, तो यहाँ उसको ऐसे परिणाम आए कि एक मुनिराज की अपमान करने का भाव आया, और एक मुनिराज का अपमान नहीं हुआ, वो सारे मोक्ष मार्ग का अपमान हो गया वो। तो इसलिए जहां देखो वो कहानी आती है ना, आपने सुनी होगी ना, कि एक सेठ जी सामायिक करने बैठे थे, और सामायिक करने बैठे थे और दीपक जल रहा था, और उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि दीपक जब बुझ जाएगा तो मैं सामायिक से उठ जाऊंगा। लेकिन सेठानी को क्या विकल्प आया कि दीपक बुझ जाएगा तो अंधेरे में कैसे सामायिक करेंगे। तो जैसे ही वो तेल कम होता था तो सेठानी उस दीपक में तेल डाल देती। अब यहाँ पर वो सेठ जी को बहुत जोर से प्यास लगी, और बार बार जब सेठानी उसमें तेल डाल रही थी तो वह पानी 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 का परिणाम था। तो मरकर वहां से जब उनका देह परिवर्तन हुआ और जाके वो मेंढक बन गए। आपने देखा होगा बहुत से मंदिरों में इसका चित्र लगा रहता है। तो या जैसी गति का बंद होने वाला होगा ना, तो परिणाम भी उस जाति के ही चलने वाले हैं। अगर नरक आयु का बंद होने वाला था श्रेणिक राजा को, तो यहाँ पर यशोधर मुनिराज का अपमान, उनके गले में उसको सर्प डालने का भाव आया, क्योंकि कार्य हमेशा पांच समवाय पूर्वक होता है ना। निमित्त भी होता है, पुरुषार्थ उस जीव का, उसी जाति का पुरुषार्थ जागृत होगा, निमित्त भी उसको वैसे ही मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ कहते स्वर्ग नरक आदि गतियां, हमें ऐसा लगता है कि हम क्रमबद्ध पर्याय पढ़ेंगे तो हमको कुछ करना धरना रहा ही नहीं है। अरे प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है, क्रम नियमित है, इसका निर्णय करना कुछ करना नहीं है क्या? इसका निर्णय करना, और फिर अपने को तो उसका निर्णय भी तो क्रमबद्ध के अधीन है। तो हाँ वो, तो बस इसका निर्णय क्रमबद्ध के अधीन है, तो यही तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो गया। तो इस प्रकार हमारा पाप भाव, पुण्य भाव, देखो हटा सके तो हटा लो ना। कई बार हमारे इतने निकृष्ट परिणाम हो जाते हैं, फिर भी हम उससे कैसे निकल नहीं पाते हैं, और हमारी बहुत इच्छा है कि हम धर्म के मार्ग में लगे, पूरा जीवन हमारा धर्ममय हो, अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। अरे आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्व की आयु थी, वो 84 से 83 नहीं कर सके, 84 से 83 नहीं कर सके वो, और अनंत वीर्य के धनी थे, उतने काल तक संसार में रहना था तो संसार में वो रहे। और देखो क्या पहले कभी मृत्यु नहीं देखी होगी आदिनाथ भगवान ने? जब नीलांजना का नृत्य हुआ और उनकी मृत्यु हुई, तो क्या पहले कोई मृत्यु नहीं देखी थी? जब उनको वैराग्य हुआ, तो जब होना होगा तब निमित्त रूप में कुछ न कुछ हो ही जाएगा। देखो निमित्त से भी कार्य नहीं होता है, और निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता। जब जब भी कार्य होगा निमित्त उपस्थित होगा, और निमित्त हमेशा अनुकूल ही होते हैं, प्रतिकूल नहीं होते हैं। इस प्रकार से कैसे दो प्रश्न पे पूर्व में हमने चर्चा की है।
आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर पेज नंबर 20 का जो चौथा पैराग्राफ है। पेज नंबर 20 का चौथा पैराग्राफ है, इस प्रकार चरणान योग और द्रव्यान योग। तो अब यहाँ पर ये बात कहते हैं, पढ़ते हैं हम थोड़ा सा पहले इसमें से, ये नीचे से पढ़ेंगे, नीचे से दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। ऊपर तो कैसा है अपना प्रवचन सार का और समय सार कार्तिक अनुपेक्षा का उन्होंने उदाहरण दिया है, उससे क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि की है। देखो इसमें दो शब्द आए हैं, देखो आपने पढ़ा होगा ना उसमें, एक जन्म क्षण और नाश क्षण। पेज नंबर 20 का 4th पैराग्राफ में नीचे से सेकंड लाइन है, उसमें दो शब्द आए, जन्म क्षण और कैसा है नाश क्षण, दो शब्द आए हैं। जन्म क्षण मतलब जिस समय जो पर्याय उत्पन्न होती है वह उसका जन्म क्षण कहलाता है, क्योंकि आगम के एक एक शब्दों का अपने को परिचय होना चाहिए। और दूसरा नाश क्षण मतलब वो जो पर्याय नष्ट होती है वह उसका कैसा है, नाश क्षण है। जैसे अपनी समुद्र की जो लहरें उत्पन्न हुई, जिस प्रकार द्रव्य का वास्तु, जिस प्रकार द्रव्य का वास्तु समग्रपने द्वारा अखंडता, समग्रपने द्वारा मतलब अखंडता के द्वारा एक होने पर भी विस्तार क्रम में सूक्ष्मांश, शब्द थोड़े से अपरिचित हैं लेकिन समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा, अपन तो समझ के पिंड है ना, तो इसलिए समझ में जरूर आएगा। तो वर्तमान उसके जो सूक्ष्म वे प्रदेश है, उसी प्रकार द्रव्य की वृत्ति समग्रपने के द्वारा एक होने पर भी प्रवाह क्रम में विस्तार प्रवर्तमान और प्रवाह क्रम में प्रवर्तमान, दो शब्द आए इसमें। उस सूक्ष्म को दो बात है। देखो विस्तार क्रम में क्या लेना ऋचा, मंटो, क्या लेना, विस्तार क्रम में क्षेत्र लेना और प्रवाह क्रम में कैसा काल लेना। तो क्रम में प्रवर्तमान द्रव्य को कैसे है, परिणाम कहते हैं। विस्तार क्रम किसे कहते हैं, द्रव्य के प्रदेश अर्थात परिणामों का परस्पर भिन्नता, इसीलिए उसके क्रम जो होता है, जो परिणामों का एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो क्रम होता है, तो द्रव्य के सभी प्रदेश एक साथ फैलते हैं। जैसे क्षेत्र होता है ना, वो एक साथ फैला होता है। जैसे आम में मीठापन और पीलापन वो कैसा है, एक साथ फैला होता है, लेकिन हरे से जो पीला होता है उसमें कैसा क्रम पड़ता है। तो इस प्रकार के से द्रव्य के सभी प्रदेश एक साथ फैले हुए थे, किंतु जहां एक प्रदेश है
वही दूसरा प्रदेश नहीं होता है। फिल्म में जहां एक रील होती है, वहां पर दूसरी रील नहीं होती, वह किसी क्रम से होती है। उसी प्रकार से जहां एक पर्याय होती है, वहां पर दूसरी पर्याय नहीं होती। वो क्रम से, जैसे सीढ़ियां होती ना, एक के बाद एक के बाद एक साथ नहीं। उसी प्रकार से, किंतु जहां प्रदेश है, वहां दूसरा प्रदेश नहीं होता है। और जहां दूसरा प्रदेश है, वहां पूर्व या अगला प्रदेश नहीं होता है। इसीलिए प्रदेशों का विस्तार क्रम होता है। अब प्रवाह क्रम, विस्तार क्रम में काल की मुख्यता होती है, और कैसा है, प्रवाह क्रम में क्षेत्र की मुख्यता होती है। अभी हम इसको काफी उदाहरणों से आगे अपन स्पष्ट करेंगे। देखो, अब इनको अपन उदाहरण से समझते हैं। क्षेत्र का नियमित विस्तार क्रम और काल का नियमित प्रवाह क्रम। द्रव्य के संपूर्ण प्रदेशों का एक साथ विस्तार की अपेक्षा से देखा जाए तो उसका संपूर्ण क्षेत्र अखंडित है। बिल्कुल जैसे एक रूम है, हमने उसका क्षेत्र पूरा देखा, फ्लोरिंग देखी उसकी, तो फ्लोरिंग कैसी होगी, बिल्कुल एक अखंडित, खंड खंड नहीं है वो। और ना, जैसे समुद्र का फैलाव जितना है ना, वह कैसा है, बिल्कुल अखंड, एक समान है बिल्कुल। और अब उसमें जो पर्याय एक के बाद एक के बाद एक के बाद उत्पन्न होती, विनिष्ट होती है, उत्पन्न होती, विनिष्ट होती है, वह उसका कैसा है, प्रवाह क्रम है। तो समझ में आया, प्रदेश और परिणाम, विस्तार क्रम और प्रवाह क्रम। देखो और भी अपन इसको उदाहरण से देखते हैं। द्रव्य के विस्तार क्रम का अंश को प्रदेश कहते हैं, और द्रव्य के प्रवाह क्रम के अंश को परिणाम कहते हैं। देखो, मोतियों का हार जो होता है ना, मोतियों के हार में मोती जिस स्थान पर क्रम से हैं, उसी नंबर पर वो सदा रहेंगे। माला फेरते हैं ना, माला फेरने में जहां पर वो मोती रहता है, वह मोती उसके स्थान को कभी छोड़ेगा नहीं, वह अपने स्थान पर ही रहेगा। उसका नंबर, जिस नंबर पर वो मोती है, उस नंबर पर ही रहेगा, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। रूम में, फ्लोरिंग में जो जहां जो टाइल्स लगी है, वो वहीं पर रहेगी, उसको आगे पीछे नहीं हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार, अन्यथा अगर आगे पीछे, अगर मोती को हार में आगे पीछे करने जाएंगे, तो वो हार कैसा है, टूट जाएगा। तो ये क्या हो, देखो एक हमने झूलता उसके बाद एक मोती आता है, वह अपने स्थान पर कैसा होता है, क्रम, उसके क्रम को हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। अब ये तो क्या हुआ, उसका क्षेत्र का नियमित विस्तार क्रम। कौन सा, वो जो मोती अपने स्थान पर खच है, क्षेत्र का नियमित विस्तार क्रम। अब प्रवाह क्रम में क्या लेंगे, अब हमने वो जो झूलता हुआ, हमने जो वो माला पकड़ी है, और हम एक बार दाना छोड़ते हैं, दूसरे को कैसे पकड़ते हैं, फिर दूसरे को पकड़ते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं, फिर तीसरे को पकड़ते हैं। तो इस प्रकार देखो, झूलते हुए हार में मोतियों का प्रकट होना, वो कैसा, काल का नियमित प्रवाह क्रम है। हम दोनों उंगलियों के बीच में पकड़कर एक एक मोती को कैसा है, आगे 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 करते रहते हैं। जाप करने में अपन जो प्रक्रिया अपनाते हैं ना, जाप देने में, तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, उसका क्षेत्र भी निश्चित है और उसका काल भी निश्चित है। यहाँ बताने का तात्पर्य क्या है, यहाँ बताने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक
प्रत्येक द्रव्य का, प्रत्येक पर्याय का उसका क्षेत्र भी निश्चित है। तो क्षेत्र निश्चित क्या हुआ कि मोती वो अपने स्थान पर निश्चित है, ये उसकी क्षेत्र की नियमितता हुई। और काल की नियमितता क्या हुई? काल की नियमितता ये हुई कि जो एक के बाद जो आना होगा वो ही आएगा। मोती हम पकड़ते हैं ना, माला गूंथते हैं, तो जो आना होगा वही एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्रम से आएगा। ये काल का कैसा है? नियमित प्रवाह है। और क्षेत्र का कैसा है? नियमित प्रवाह है कि वह अपने स्थान पर खचित रहता है। देखो और इसको समझते हैं हम। देखो मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, ये सब क्षेत्र के नाम है। जिस जिस प्रकार मुंबई का क्षेत्र वहां से उठकर दिल्ली वाले क्षेत्र में हम नहीं रख सकते हैं। हम सोचे कि अपना घर यहाँ अच्छा बना हुआ है, चलो अपने को जहां रखना हो वहां रख दे। हम उसका क्षेत्र परिवर्तन नहीं कर सकते। उसी प्रकार एक ही प्रदेश को अपने स्थान से खींचकर हम आगे पीछे नहीं कर सकते। प्रदेशों को हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से मुंबई, कलकत्ता जो भी क्षेत्र हो, तो उसको हम अपने स्थान से नहीं बदल सकते हैं। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे आदि ये दिन हैं, ये कालांशों के नाम है, वो क्षेत्र का नाम है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ये क्षेत्र का नाम है। और जनवरी, फरवरी, मार्च, संडे, मंडे ये कैसे? काल का प्रवाह है। जिस प्रकार जनवरी वाले कालांश को फरवरी में, रविवार के कालांश को सोमवार में नहीं रख सकते। मतलब यहाँ पर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि क्षेत्र भी निश्चित है और उसका काल भी निश्चित है। प्रत्येक वस्तु का क्षेत्र भी निश्चित है, क्षेत्र से भी हम उसको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं और काल से भी हम आगे पीछे नहीं कर सकते। जिस दिन संडे आना होगा वो संडे आएगा, मंडे आना होगा मंडे आएगा। तो संडे मंडे को भी हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से किसी भी द्रव्य की एक समयवर्ती पर्याय को उसके पहले या बाद में नहीं किया जा सकता है। क्षेत्र से भी आगे पीछे नहीं किया जा सकता है और काल से भी उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। तो क्षेत्र से भी क्रमबद्ध पर्याय की क्रम नियमितता की सिद्धि हुई और काल से भी कैसी है? क्रम नियमितता की सिद्धि हुई है। तो इस प्रकार से हमने चर्चा यहाँ पर की है। तो प्रश्न अपना था, प्रदेश किसे कहते हैं और परिणाम किसे कहते हैं? तो प्रदेश और परिणाम की अपने परिभाषा अभी देखी ना। प्रदेश का अर्थ कैसा है? क्षेत्र लिया है। तो विस्तार क्रम के प्रवर्तमान द्रव्य के सूक्ष्म अंश को प्रदेश कहते हैं। यहाँ क्षेत्र की निश्चितता बतानी है। तथा प्रवाह क्रम के प्रवर्तमान द्रव्य के परिणाम, दो चीजें ना, प्रदेश और परिणाम। प्रदेश मतलब कैसे? क्षेत्र, उसकी नियमितता, और किसे? परिणाम की नियमितता। कि जो पर्याय, जो परिणाम जिस समय आने का है वो उसी समय आएगा। इससे क्षेत्र की निश्चितता और काल की निश्चितता से भी ये क्रम नियमित और क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। इस प्रकार से हमने चर्चा की है। इसमें एक और महत्वपूर्ण जो प्रश्न आएगा, त्रिलक्षण परिणाम पद्धति। त्रिलक्षण अर्थात उत्पाद, व्यय और द्रव्य, तीन चीजें। तो त्रिलक्षण परिणाम पद्धति, उसकी शेष चर्चा अपन अगली कक्षा में करेंगे। स्तुति स्तुति बोलेंगे? हाँ बोलेंगे ना। जो जो देखी वीतरागने, सो सो होसी वीरा रे। अनहोनी नहीं होत
धीरा रे। समयो एक बढ़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीरा रे। तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, होय वज्र जो हीरा रे। होय वज्र जो हीरा रे। पंच परमेष्टिभ्यो नमः। इतने विष्णु मंत्र समझ में अलग ही है। हाँ बिल्कुल, अपने को ऐसा लगता है त्र्यंबक